नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रखे हैं मिडिल ईस्ट में सुलगती हुई बारूदी आग की, जो फिलहाल बुझती तो नजर नहीं आती। अब अमेरिका और ईरान के बीच का जो घमासान है, उसके केंद्र में है एनरिच्ड यूरेनियम। इस खबर पर आगे आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ये एनरिच्ड यूरेनियम अब एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ लोगों के लिए बड़े खतरे के संकेत भी। और इसी ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर दो ऐसे मुल्कों की नजरें आ बैठी हैं जिनसे उसे बचा पाना भी बहुत मुश्किल है, और उनके हाथ में अगर ये ताकत जाती है तो उनकी नीयत पर भरोसा कर पाना भी बहुत मुश्किल है। आखिर कौन से हैं वो देश और क्या है इस पूरी खबर की ABCD बताएंगे आपको। किसकी नीयत कितनी साफ, अमेरिका या इजराइल या रूस? अमेरिका और इजराइल तो हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के विरोध में रहे हैं। पिछले साल दोनों ने मिलकर जून में 12 दिनों तक ईरान पर जबरदस्त अटैक किए, और इस साल भी दोनों देशों ने ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया। इस दौरान ईरान की जो परमाणु साइट्स है उसके आसपास बमबारी की गई। अमेरिका और इजराइल ये ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। हाँ, फिलहाल ईरान और अमेरिका की बातचीत का मुद्दा भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम के आसपास ही सिमटता हुआ नजर आता है। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका ने 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक ईरान के परमाणु प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन अमेरिका का हर कदम नाकाम साबित हुआ। अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर जमकर बमबारी कर दी। दोनों देश मिलकर अब तक ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का पता नहीं लगा पाए, वहां तक पहुंच नहीं बना पाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को समझौतों का जो मसौदा भेजा है उसमें ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बहुत सीमित करने का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही अमेरिका को न्यूक्लियर डस्ट सौंपने की भी मांग एक तरह से की गई। अब बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को सीधे सीधे नकार दिया है। पश्चिमी मीडिया के अकॉर्डिंग ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा डाइल्यूट करने पर और बाकी हिस्से को तीसरे देश भेजने का प्रस्ताव दिया। वो तीसरा देश कौन है वो भी आगे आपको बताएंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम लेने की पेशकश की है। हालांकि इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान और रूस के रिश्ते तो काफी घनिष्ठ हैं, इसलिए अमेरिका रूस पर भरोसा नहीं कर सकता। अब तक अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु प्रोग्राम्स को खत्म करने के लिए कई बार कदम उठा चुके हैं, कई बार दावे किए जा चुके हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल ही जून में ईरान पर भीषण अटैक किए। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से संबंधित कई वैज्ञानिक मारे गए। 28 फरवरी से जो जंग शुरू हुई है अभी तक, समझिए, उस जंग में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई परमाणु केंद्रों पर अटैक किए हैं। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को खोजने के लिए CIA और मोसाद लगातार जुटे हुए हैं। अमेरिका ने इस साल जंग के दौरान ईरान में अपने पायलट्स को भी बचाने के लिए अभियान चलाया। अमेरिका पर रेस्क्यू मिशन के बहाने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने के भी कई बार प्रयास के आरोप लगे। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाता रहा कि वो या तो अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम को सीमित कर दे या फिर अपने एनरिच्ड यूरेनियम को डाइल्यूट कर दे। अब ऐसे में सवाल तो ईरान भी उठा रहा है कि अगर उसका प्रोग्राम शांति कार्यों के लिए है तो फिर 60% तक संवर्धन की जरूरत ही क्या थी। साफ है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम से समझौता करने को तैयार नहीं, और अमेरिका इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ये शायद ट्रंप की सबसे बड़ी हार हो जाएगी। और यही वजह है कि अब लगातार एक तरफ रूस इसमें दिलचस्पी दिखाता है, अमेरिका उस पर ये कहा जाए कि सीधे सीधे रजामंदी नहीं दे पा रहा। रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से भी ऐसे ही शांति प्रस्ताव दिया गया, जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया कि वो ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम लेने को तैयार है, वो ले सकता है, लेकिन अमेरिका उस पर भरोसा नहीं करता। ईरान भी बहुत ज्यादा अभी इस पक्ष में आया ये नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस पर चर्चा करेंगे, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में मौजूद है, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए जो तमाम परिस्थितियां हैं उसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। क्या अमेरिका किसी भी तरह ईरान का यूरेनियम हासिल करने की स्थिति में है?
सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या शांतिपूर्ण कार्यों की आड़ में ईरान परमाणु हथियार तैयार कर रहा है और यही एक तरह से उसकी मंशा है। सवाल ये भी, क्या ईरान रूस गठजोड़ की वजह से यूएस भरोसा नहीं कर पा रहा। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। ईरान मामलों की जानकार मौलाना असम जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। और यूएसए से राजनीतिक विशेषज्ञ रवि करकरा जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन शुरुआत में ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो ये याराना है, जो दोस्ती है, घनिष्ठता, जैसी दोस्ती अमेरिका और इजराइल की, वैसे ही पिछले कुछ वक्त से ईरान और रूस की भी रही। ईरान का लगातार समर्थन करता रहे रूस और चाइना। अब शायद यही वजह है कि अमेरिका भरोसा नहीं जता पा रहा, क्योंकि रूस एक शांति प्रस्ताव में ये ऑफर दे रहा है कि आप अपना एनरिच यूरेनियम हमें दीजिए, ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। नहीं, देखिए, मैं दोनों दोस्तियों को अलग रखता हूँ, एक जैसी नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा। इसराइल और यूएस की जो दोस्ती है वो अलग टाइप की है। रशिया और ईरान की दोस्ती अलग टाइप की है। और रशिया और ईरान की दोस्ती एक जिसको बोलते हैं ना, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ज्यादा है। दिस थिंग बेसिकली अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए रशिया ईरान को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त भी अमेरिका ने यूक्रेन में सपोर्ट किया यूक्रेन को। एंड बेसिकली उस टाइप का वेर है। जहां इजराइल की बात है, इजराइल के पास यूएस के अंदर एक लॉबी है, जूइश लॉबी है, जो मतलब ना सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव है, वो पूरे यूएस का बिजनेस कंट्रोल करती है। सो ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप टोटली अलग है। रशिया ईरान का ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप है और ये दोनों समझते हैं। ये हो गया पहली बात। तो ऑब्वियसली इसका जो नेचुरल नतीजा निकलता है कि इवन ईरान दिस थिंग रशिया के ऊपर 100% भरोसा और रशिया ईरान के ऊपर 100% भरोसा उस टाइप का नहीं है। और इन एनी केस अमेरिका रशिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। दे हैव बीन एडवर्सरीज कितने, मतलब जब से रशिया बना है यूएसएसआर टूटने के बाद, तो वो रशिया के पास ईरान का यूरेनियम चला जाए वो अमेरिका को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड कोई और उन्होंने तरीका ढूंढना पड़ेगा, कोई और न्यूट्रल वेन्यू जो मतलब दोनों को एक्सेप्टेबल है। इन केस ईरान मानता है, अभी तक सिचुएशन ये है कि ईरान मान ही नहीं रहा। ईरान कहता भैया न्यूक्लियर पे हमने कोई बातचीत नहीं करनी, वो बाद में देखेंगे, न्यूक्लियर बम बनाना हमारा हक है। तो दोनों के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नजर नहीं आती है। द कॉमन ग्राउंड जब से लड़ाई शुरू हुई है, शांति वार्ता की बात हो रही थी, तब से कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। सो विदाउट कॉमन ग्राउंड आप ये खाली लड़ाई बंद करें की कोशिश कर रहे हो, ये बंद नहीं होगी। नेचर ऑफ वॉर चेंज हो जाएगा हल्का सा, कि लगातार कंटिन्यूस एंगेजमेंट से इंटरमीडिएट एक्सचेंजेस, मोस्टली इकोनॉमिक वॉरफेयर जो भी यूएस कर रहा है, ब्लॉकेड वगैरह करके कि भी इनको हम तड़पा के मारेंगे, इकोनॉमिकली ब्लॉकेड कर देंगे, तेल बेचने नहीं देंगे और कुछ खाना पीना अंदर आने नहीं देंगे, तो अब अपने आप तंग आके हमको सरेंडर करेंगे वटएवर जो उनका प्लान है। और कुछ हालत में ये सक्सीड भी हो रहा है, क्योंकि ईरान का जो अभी हालत है कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट थे, जो उसकी कैपेसिटी थी स्टोरेज की 15 दिन की, वो एक्सीड हो चुकी है। अभी एक बार अगर उसने अपने ऑयल वेल्स को कैप कर दिया, या ऑयल वेल्स एक किस्म का नलका नहीं होता कि जब मर्जी ऑफ कर दिया, जब मर्जी ऑन कर दिया। एक बार आपने बंद कर दिया तो उसके बाद ऑयल फ्लो नीचे से टेक्टोनिक शिफ्ट हो जाते हैं, ऑयल फ्लो चेंज हो जाता है, और हो सकता है वो कभी यूज ही ना हो पाए वो ऑयल वेल। आपको नई ड्रिलिंग करनी पड़े नई जगह, जहां मतलब करके, और उस वेल के अंदर भी काफी केमिकल कंपोजिशन हो जाती हैं। आप किसी पेट्रोलियम इंजीनियर से बात करोगे, बता देगा कि वो बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता, और 6 महीने से साल लग जाता है उसको एक बार बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट होने में। एंड दिस इज यही एग्जैक्टली अमेरिका चाहता है कि वो इकोनॉमिकली उसको इतना मजबूर कर दे। और इसके साथ आप देखो ऑलरेडी
काफी चेंजेस ईरान में आ रही हैं। अगर हालांकि ईरान में अभी भी सेंसरशिप है, अभी भी को बिल्कुल कोई खास मीडिया कवरेज नहीं आ रही है। जी बस कुछ ईरानियन हैं जो यूके वगैरह से कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे यहाँ कुछ टीवी हैं, एक आधा है तौसी टीवी करके इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो भी कुछ ना कुछ रिपोर्ट भेजता रहता है। अगर उन पे यकीन करे तो एक जिसको बोलते हैं ना, एक semblance ऑफ इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई है डिससैटिस्फैक्शन में। अगर उनकी रिपोर्ट्स पे यकीन करें तो 4-5 दिन पहले एक जज को जिसने बहुत सारी एग्जीक्यूशन पर साइन किया किया था, जी उसको जी कुछ लोगों ने घसीट के मार डाला और उसके सारी प्रॉपर्टी को जला दिया। आईआरजीसी के अंदर काफी टॉप लेवल असैसिनेशन हो चुकी हैं। आर्टिश जो उनकी रेगुलर आर्मी है, उसमें काफी डिजर्शंस हैं, काफी डिजर्शन, लोग छोड़ के पोस्ट भाग रहे हैं। तो अमेरिका भी टाइम ढूंढ रहा है, वो सोच बिल्कुल रहा है कि वक्त आने पे ये चीजें और भड़केंगी, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन आएगा, उससे ये चीजें और भड़केगी। आई एम श्योर अभी तक मोसाद और सीआईए ने मिलके इन लोगों के पास जो भी मतलब ईरान के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, अभी ठीक है तक इनको हथियार वगैरह सप्लाई कर दिए होंगे। एंड होपफुली दे वांट टू सी रिजल्ट्स, और जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक वो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन जारी रहेगी। तो ये लड़ाई इसी प्रकार जारी रहेगी और इसका कोई नहीं है। अभी देखते और हैं सर लेकिन चाइना में जाते हैं। जी 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 या सर, देखिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही, खासतौर से कि ये लड़ाई अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि आपने कहा कि भाई पुराना याराना जरूर है रशिया और ईरान का, लेकिन ये सब स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करते हैं, अपने हितों के साथ में जरूर ये दोस्ती रहती, चाहे अमेरिका और इजराइल की हो या ईरान और रशिया के साथ की हो। लेकिन ये याराना किस तरह का है, मैं चाहूंगी एक बार मनन द्विवेदी जी से मैं ये जरा समझ लूं। मनन द्विवेदी जी, आखिर रूस और ईरान की ये जुगलबंदी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और क्या उसमें बहुत बड़ा रोल 2015 का जीसीपीओ वाला जो रहा, जिसमें रूस का एक बड़ा रोल रहा, क्या यही एक बड़ी कड़ी साबित हो सकती है अविश्वसनीयता की, जो अमेरिका बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहता? देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इतिहास की तरफ भी देख लेना चाहिए। जरूर सर। कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट के अलावा, कंटेम्पररी जियोपॉलिटिक्स के अलावा अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ईरानियन एम्पायर, मतलब ईरान की हिस्ट्री भी पर्शिया का एम्पायर रह चुका है, जहां पर वेस्ट के साथ बहुत सिंबॉलिक तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से और फिजिकल, मिलिट्री और सामरिक तरीके से युद्धरत रहा है यूरोप, ग्रीस और रोम के साथ ईरान। उसी तरीके से रशिया, उसी समय जिस तरीके से ईरान अपनी लॉस्ट पर्शियन ग्लोरी को वापस लाना चाहता है, उसी प्रकार से रशिया भी एक तरीके का एम्पायर रहा है, साम्राज्य रहा है। और जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से पहले वहां पर जार्स हुआ करते थे, और तो एक तरीके से टर्की एम्पायर था वहां पर, ईरान जब पर्शियन एम्पायर था। और क्योंकि हम रशिया और ईरान की बात कर रहे हैं तो रशियन एम्पायर भी है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। और अपनी गोल्डन चिड़िया के दिन, जैसे भारत कहता है कि हम गोल्डन बर्ड थे एंशिएंट इंडिया में, वैदिक काल में, तो वैसा ही एक एनवायरनमेंट, एक ग्लोबल इकोसिस्टम अपने एम्पायरिश और अपने पुरातन ट्रेडिशन और हेरिटेज से ये लाना चाहते हैं। और जहां तक जगपोआ की बात है, मैं कहूंगा कि जगपोआ भी जब आया, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उस समय प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने बड़ी अच्छी पीस कवायद की। और डिसआर्मामेंट में एक अवधारणा होती है पीस थ्योरी और रैशनल थ्योरी। पीस थ्योरी का मतलब ये होता है कि वहां पर जो जितने भी राष्ट्र हैं वो एक तरीके की रिजीम बनाए। रिजीम से मेरा मतलब ये नहीं है कि वहां पर एक डिक्टेटरशिप बनाई जाए या ऑटोक्रेटिक रूल बनाई जाए या ईरान में तानाशाही लाई जाए रिजीम चेंज के बाद। बट रिजीम का मतलब ये कि उस समय रशिया ने लीड किया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब राष्ट्र आए और इन लोगों ने मिलके P+5+ अमेरिका ने मिलके 2015 में डील की। और उस समय मुझे लगता है ऐसा प्रतीत हो रहा था, जब हसन रूहानी वहां के इंटरलोक्यूटर थे, वहां के ईरान की तरफ से नेगोशिएटर थे, तो जो शर्तें वेस्ट ने रखी, जो अमेरिका ने रखी, उनको रशियन मीडिएशन के चलते ईरान ने माना और पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, पीएनई की अवधारणा को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उन्होंने IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी माना। तो अगर हम इतिहास को देखें, भले ही हम लोग कोएलिशन ऑफ विलिंग और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात मैं कई बार करता रहा हूं,
आपके प्रिय चैनल पे और अपने लेखों में, पर एक तरीके से ईरान ने 2015 में जब ये जकपुआ साइन हुआ उसको आगे ले जाकर 2018 तक फॉलो किया, और पहली बार जो वायलेशन हुआ, ये मैं कहना चाहूंगा, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप 1.0 रिजीम में हुआ। मतलब ईरान वेस्ट की शर्तें मान रहा था, जकपुआ से एडर कर रहा था, उनको मान रहा था, पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने अमेरिकी कूटनीति और विदेश नीति में पूरी तरीके से एक आइसोलेशनिज्म, एक रिट्रीट की भावना को, एक विड्रॉल के सेंटिमेंट को अपनाया। उसके चलते जो वैश्विक संधियां थी, जैसे कि आपकी क्लाइमेट चेंज की संधियां हुई या जकपुआ हुआ, जिसको लेकर विश्व में और अमेरिकी प्रेस में और अमेरिकी लोगों में भी काफी द्वेष था, काफी इंटरनल अमेरिकन डिबेट हुई, तो इन सब संधियों से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से भी उन्होंने, अमेरिका ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्र को विड्रॉ किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।